Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. एनटीपीसी की इस खास सीरीज में अचीवर्स की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है दिसंबर से एनटीपीसी की एग्जाम्स होने हैं। पीयूष गोयल ने ट्वीट करके आप लोगों को बताया था। तो हम लोग एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर एग्जाम्स पर जो पहले प्रश्न पूछे जा चुके हैं उसके 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट बना बनाकर आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आप लोगों के यदि प्रीवियस ईयर से यदि कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो आपसे छूटे नहीं। और साथ ही साथ इसका डिस्कशन भी किया जा रहा है ताकि उससे रिलेटेड और कोई एक दो प्रश्न इधर उधर छूट गया हो तो वो भी कवर हो जाए। सबसे पहले हम ये बात को जानते हैं कि हमें क्यों जरूरी है प्रीवियस ईयर सेट्स बनाना या उसे लगाना, क्यों जरूरी है। तो जरूरी इसलिए है कि हमको उससे पता चलता है परीक्षा का पैटर्न, ये पता चलता है कि किस सेक्टर से किस टाइप के कैसे सवाल पूछे जाएंगे, खासकर साइंस में किस प्रकार के पूछे जाएंगे, कितना डीप पूछ रहा है। हालांकि मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये नॉन टेक्निकल है, एनटीपीसी है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। तो नॉन टेक्निकल में साइंस का रोल नन है, मतलब साइंस पूछा जाएगा बेसिक लेवल से, ऊपर ऊपर के लेवल से, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आर्ट्स पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो इसीलिए सेट्स प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़रूरी है। इसके पहले 2 सेट्स और आ चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन 2 वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए जल्दी से देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हाँ, इसका क्यूज़ भी होता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन कीजिए। प्रत्येक दिन 12 बजे क्यूज होता है प्रीवियस ईयर सेट्स पर बेस्ड। ओके, तो ज़्यादा देर मत कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। प्रयास हमारा रहेगा कि एनटीपीसी आपका हो जाए, बस आप लोग हमारे साथ मेहनत करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट। उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और कृपया वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हम लोग साइंस की ही बात कर रहे थे और पहला प्रश्न उसी पर आधारित आ गया है। प्रश्न है कि ग्राफीन क्या है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। हाँ, ग्राफीन जो है कार्बन का अपर रूप है। आप लोग प्रश्न पूछिएगा कि भैया अपर रूप क्या होता है, तो अपर रूप एक तत्व है, वो भिन्न भिन्न रूपों में यदि पाया गया तो उसी को अपर रूप कहते हैं। अपर रूप मतलब होता है भिन्न भिन्न रूप में तत्व पाया जाता है, कोई एक तत्व भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है लेकिन उसके गुणधर्म एक दूसरे से अलग होते हैं, वही अपर रूप हो गया। यदि इंग्लिश में हम अपर रूप को बोले तो एलोट्रॉप्स। बहुत सारे लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम होती है, साइंस में कोई दिक्कत नहीं है, तो अपर रूप एलोट्रॉप्स वही होता है। यदि हम कार्बन की कुछ और एलोट्रॉप्स की बात करें तो आपको पता होगा हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये सब कार्बन के बहुत ही महत्वपूर्ण अपर रूप है जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इस तरह से इसमें एक और याद रखिएगा कि ग्राफीन भी कार्बन का ही अपर रूप है। अपर रूप क्या है, आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यह प्रश्न भी बहुत ही शानदार है। प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफाएं कितनी साल पुरानी मानी जाती है। तो प्रश्न की ओर हम बाद में चलेंगे, सबसे पहले जानते हैं कि भीमबेटका की गुफाएं का लोकेशन, ठीक है। तो मध्य प्रदेश आप लोग जानते होंगे, मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल से दक्षिण आइए 46 किलोमीटर तो एक जगह है रायसेन, ठीक है। तो रायसेन मतलब मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में ही स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। और जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये विंध्य पर्वतमाला से घिरी हुई है। इसमें ये गुफाएं हैं तो इसमें बहुत सारे चित्रकाशी किए हुए हैं, पत्थरों पर नक्काशी किया हुआ है जिसे शैल चित्र बोलते हैं। तो ये सब करीब बहुत पुराना है, बहुत सारी इसमें एक जो ऐसा है चित्र ये 30,000 साल पुरानी है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि भीमबेटका की गुफाएं 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। एक बात और मैं थोड़ा सा बता दूं कि भीमबेटका में करीब 500 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं, ध्यान रखने वाली बात है। पूछ दे सकता है, क्योंकि कुछ भी पूछ देता है जब ज़्यादा सेट्स बनाने पड़ते हैं क्वेश्चन मेकर को। जैसे आप लोगों को पता होगा कि इस बार जो सीजीएल का परीक्षा था उसमें पूछा गया था कि हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं। तो जब ये पूछा जा सकता है तो ये क्यों नहीं पूछा जाएगा कि भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि भीमबेटका में 500 गुफाएं हैं, ठीक है। और एक बात बता दूं कि भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। और यूनेस्को द्वारा यदि विश्व धरोहर की बात करें तो लेटेस्ट जो है जयपुर शहर को विश्व धरोहर घोषित किया गया था 19 में, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं की हम चर्चा कर रहे थे। थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं कि इसकी जो खोज 1957 में या 1957 या कहीं कहीं 1958 बोलता है, 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने की, ठीक है।
डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर उनका पूरा नाम है, लेकिन आप डॉक्टर विष्णु श्रीधर याद रखिएगा। बहुत है कि डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने 1957-58 में इस गुफाएं की खोज की और इसमें जो शैल चित्र हैं ये 30,000 साल पुराने माने गए हैं। ठीक है, आई होप इस प्रश्न का डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है लीमर क्या है। थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया होगा, सभी के लिए नया होगा। लीमर क्या है, तो आपको बता दूं कि लीमर जो है मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है। अब पूछिएगा कि ये लीमर क्या होता है। पहले तो मैं बता दूं मेडागास्कर कहाँ है। आप लोग अफ्रीका का यदि मैप देखे होंगे, अफ्रीका कंटिनेंट का, तो अफ्रीका कंटिनेंट का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है मेडागास्कर द्वीप। तो वहीं पर एक बंदर जैसा जीव पाया जाता है जिसका नाम लीमर है। लीमर में बहुत सारी खासियत है। ये बंदर जैसा देखने में लगते हैं। ये बहुत कभी कभी इनको बात करना होता है तो ये पूंछ से बात करते हैं, टेल अपने पूंछ से। समझ लीजिए कैसा कंस्ट्रक्शन है। और उसके साथ साथ एक बात इनका महत्वपूर्ण है कि जिनका ज़्यादा मोटा पूंछ होता है वो उतना दिन बिना खाए रह सकते हैं। यदि ज़्यादा मोटा वाले पूंछ वाले हुए ना तो ये 7 महीने तक भूखे रह सकते हैं। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि 7 महीने तक यदि एक बार खा लिए तो इन्हें भूख नहीं लगता है। समझ लीजिए। ठीक है, तो अब ज़्यादा नहीं, लीमर एक जंतु है जो मेडागास्कर में पाया जाता है। ठीक है, मेडागास्कर कहाँ है, अफ्रीका कंटिनेंट में है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े हैं। अगला प्रश्न है कि बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया। बर्लिन किसकी राजधानी, जर्मनी की। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। इसकी दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था। देखिए हुआ क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। तो बर्लिन जो है सेंटर में स्थित है, यूरोप कंटिनेंट के सेंटर में स्थित है बर्लिन देश, जर्मनी देश, उसकी राजधानी है बर्लिन। तो बर्लिन ऐसे 2 भाग में हो गया था, इधर ईस्ट बर्लिन हो गया था, इधर ईस्ट बर्लिन हो गया था, इधर वेस्ट बर्लिन हो गया था। और बीच में एक दीवार बना दिया गया था क्योंकि इधर किसी और का कब्जा हो गया था, इधर किसी और का कब्जा हो गया था। ऐसा हो गया था कि अपने ही लोग यदि इधर उधर हो गए थे तो वो लोग मिल नहीं पा रहे थे। तो इस कारण से पहले तो इस दीवार का निर्माण कराया गया 1961 में, 1961 में इस दीवार का निर्माण कराया गया। इस दीवार की लंबाई कितनी थी, 155 मीटर इस दीवार की लंबाई थी। साफ साफ लिखता हूँ, इस दीवार की लंबाई 155 मीटर थी। तो इसे बनाया गया 61 में, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई जिसके कारण इसे 1989 में वापस गिरा दिया गया। ठीक है, और आपको पता है कि बर्लिन किसकी राजधानी है, जर्मनी की राजधानी है। यदि एग्जैक्ट डेट की बात आप लोग कीजिएगा तो 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को ध्वस्त कर दिया गया। और 9 नवंबर की बात आती है तो हमारे लिए भी यह महत्वपूर्ण है, इंडिया के लिए भी, क्योंकि 9 नवंबर 2019 को ही ऐतिहासिक राम मंदिर पर फैसला आया था। शायद आप लोगों को पता होगा। यदि आप लोगों को राम मंदिर डिस्प्यूट पर वीडियो देखना है, अयोध्या डिस्प्यूट पर वीडियो देखना है तो जाइए देखिए, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। प्रश्न है कि मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कालिदास। अब इतना बड़ा बुक है, थोड़ा सा जानते हैं ये बुक है क्या। तो ये बुक दरअसल मालविका और अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र। अग्निमित्र बेटा था किसका, पुष्यमित्र शुंग का। और पुष्यमित्र शुंग कौन था, आपको पता होगा कि शुंग वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, उसका बेटा था अग्निमित्र। वो मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित विदर्भ था, अभी भी विदर्भ के नाम से उधर जानते हैं। तो विदर्भ के राजा यज्ञसेन को युद्ध में हराया था। ठीक है, और उसकी पुत्री मालविका से विवाह किया। तो वही दोनों के बीच का ये बुक है जिसका नाम है मालविका और अग्निमित्रम। मालविका लड़की, अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का बेटा। पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का संस्थापक। आपको पता होगा कि शुंग वंश जो है उत्तर भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश था। और शुंग वंश कब आया था ये भी आपको पता होगा कि मौर्य साम्राज्य का जो लास्ट शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, कालिदास। कालिदास के और बहुत सारे किताब हैं जिसके बारे में आप लोग अवश्य जानते होंगे, जैसे मेघदूतम और शकुंतलम, मेघदूतम, शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, यही सब कालिदास की बहुत सारे महत्वपूर्ण किताबें हैं। मैं लिस्ट बगल में दे दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले पहिए किससे बने थे। पहिए का आविष्कार जब किया गया था तो वो सर्वप्रथम किस चीज़ से किया गया था। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं, आप लोग, बहुत ही इजी प्रश्न ये है, इस प्रश्न का सही उत्तर लकड़ी है। तो सबसे पहले पहिया बना था लकड़ी से। लकड़ी को
जोड़ जोड़ कर गोल गोल ऐसे पहिया बनाया था। सबसे पहले पहिया कब बना था, थोड़ा सा ये जान लीजिए, 3500 ईस्वी पूर्व, 3500 ईस्वी पूर्व पहिए का आविष्कार हो गया था। और ये इसका साक्ष्य मिलता है पहिए का कहाँ से, तो मेसोपोटामिया, जो इराक है ना, वहाँ से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से पहिए का साक्ष्य मिला है। बस इतना ही जानना था, बहुत हो गया ये, बस इतना जानते रहिए। सबसे पहले पहिए लकड़ी के बने थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। देखिए, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। पहले पता चल गया वायरस है मतलब विषाणु से होने वाले रोग है, कौन, जीका। तो जीका वायरस जो है यह मच्छर से मनुष्य में संचारित होता है। कौन सा मच्छर, एडीज मच्छर, नाम सुना होगा। इसी मच्छर से डेंगू भी होता है हमें, ठीक है। तो डेंगू और जीका वायरस दोनों सेम मच्छर से होता है, जो एडीज मच्छर है, एडीज मच्छर है। ओके, थोड़ा सा जानिए, प्रश्न थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन वाला देता है। यदि प्रश्न पूछ दिया कि डेंगू किससे होता है, तो उत्तर देना है आपको विषाणु से। या फिर जीका पूछ दिया, जीका रोग किससे होता है, तो विषाणु से। यदि पूछ दिया कि जीका रोग किसके द्वारा संचरित होता है, तब उसमें दिया जाएगा मच्छर, चाहे चूहा, जो भी आंसर हो। जैसे प्लेग चूहा द्वारा संचरित होता है। तो ये बात ध्यान देना है कि प्रश्न क्या आपसे पूछ रहा है। ये नहीं कि हम याद कर लिए कि जीका वायरस मच्छर से होगा, तो प्रश्न कुछ भी पूछे तो जीका वायरस मच्छर मार देना है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, उसके बाद मारिए। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मच्छर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। आपको पता होगा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अभी सुनील अरोड़ा साहब हैं। इसके पहले ओम प्रकाश रावत जी थे, और सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन बने हैं भारत के, सुकुमार सिंह सबसे पहले, और अभी सुनील अरोड़ा साहब हैं। और इसके पहले ओम प्रकाश रावत थे। जिस वर्ष ये परीक्षा हुआ था उस वर्ष ओम प्रकाश रावत थे, लेकिन अभी वर्तमान सिनेरियो में सुनील अरोड़ा जी हैं, ठीक है। चुनाव आयुक्त के साथ साथ दो और चुनाव आयुक्त भी बनता है, आपको पता होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, ज़्यादा इसमें नहीं जानना है मुझे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषाएं चित्राक्षरों का उपयोग करती है। चित्राक्षरों मतलब क्या, चित्र से ही समझ में आ जाना चाहिए। बहुत बार होता है कि चित्र ज़्यादा बोलती है अक्षर से, तो ही चित्र से ही पता चल जाता है कि सामने वाला क्या कह रहा है। तो चित्राक्षरों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज जापानी में होता है, नहीं तो ये फ्रेंच में नहीं, जापानी में होता है, चाइनीज भाषा में, चीनी भाषा में होता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो स्वास्तिक होता है हम सबका, वो भी तो एक चित्राक्षर ही है, इससे भी तो बहुत सारा मीनिंग निकलता है, तो ही चित्राक्षर हुआ, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जापानी। जापानी के साथ साथ चीनी भी, चीनी भाषा में भी चित्राक्षरों का उपयोग होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ज़्यादा डीप जाना है जिसमें ज़रूरत होगा। ओके, अगला प्रश्न है, कौन सी नदी का कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कावेरी। कावेरी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, और इसकी लंबाई करीब 800 किलोमीटर है। अमरावती, हेमवती इसकी सहायक नदियां हैं। अमरावती पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, क्योंकि अमरावती जो शहर है, जो 2024 के बाद राजधानी बनेगी आंध्र प्रदेश की, वह अमरावती नदी के किनारे ही है। और अमरावती जो है किस में जाकर मिलती है, कावेरी में मिलती है। साथ साथ हेमवती भी इसकी सहायक नदी है। एक महत्वपूर्ण शहर जो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है, तिरुचिरापल्ली, आप लोग जानते होंगे उस शहर का नाम, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। और कावेरी नदी जो है, ये यदि साउथ में जाते हैं तो डेल्टा बनाती है, ठीक है। उसके साथ साथ एक प्रश्न इससे ये भी बनता है कि कावेरी जल विवाद जो हमेशा होते रहता है, किसके किसके बीच होता है, तो यही दोनों राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे। एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कावेरी जल विवाद किसके किसके मध्य है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु। इसकी लंबाई आपको कभी नहीं पूछेगा। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, ये पूछा जाएगा, ठीक है। और इसकी सहायक नदी पूछ सकता है ऐसे कि अमरावती किसकी सहायक नदी है, सॉरी अमरावती किस नदी की सहायक है, हाँ तो कावेरी आंसर होगा। ओके, बहुत डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे बढ़ता है, आप लोगों को पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ता है। पहले ग्रीन हाउस प्रभाव आप क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव ये है, ये हमारा पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी का सरफेस है, और ये ऊपर से हम इस पर
वायुमंडल है। तो इसमें जो सूर्य के प्रकाश आया 30% तो वापस चला जाता है और 20% और इधर उधर चला जाता है, बाकी जो बचा वो इधर उधर टकरा के गर्मी पैदा करते रहता है। वही हुआ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गर्मी और बढ़ेगी। ठीक है, तो यही होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। आप लोगों को ये सब पता होगा क्योंकि ये सब बहुत सारे सिंपल प्रश्न है साइंस के। और यदि यह लेक्चर अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, प्रश्न अच्छे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, एक प्रश्न मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा जो आपको बताना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कणों में धनात्मक आवेश होता है? बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। यदि आप लोगों ने अभी तक देखा होगा तो एज नाम के अनुसार है एनटीपीसी, मतलब नॉन टेक्निकल, तो ज़्यादा टेक्निकल सवाल नहीं है साइंस के, सिंपल से प्रश्न है। प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस कणों में धनात्मक आवेश होता है? आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो जानिए। न्यूट्रॉन, न्यूट्रल, वर्ड से वर्ड मिलाइए। न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब नो आवेश। प्रोटॉन पॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, एक क्रिप्टॉन तो है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, प्रोटॉन जो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये याद रखना है। तो पूछ रहा है धनात्मक आवेश मतलब पॉजिटिव किसमें? प्रोटॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, बाकी जो बच गया एक निगेटिव। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो चंद्रशेखर सीमा, जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हमारे देश के हैं, उन्होंने 19 वर्ष की आयु में कुछ बातें सितारों पर बताई थी, तो उसी सितारों पर की कही गई बातों को चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है कि चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो यह सितारों पर लागू होती है। चंद्रशेखर सीमा किसके नाम पर रखा गया है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हमारे देश के हैं। ये 19 साल के ही एज में चंद्रशेखर सीमा नामक सिद्धांत दिए थे, और इसके लागू हो जाने के बाद इससे ब्रह्मांडों का और बहुत सारा रहस्य खुला है। ठीक है, विस्तृत डिटेल लेना है चंद्रशेखर सीमा पर, गूगल पर जाइए, काम भर डिटेल मैंने दे दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कम होता है? तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण पौधा करेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कमेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कमेगा, गर्मी कमेगा। ओके, ऐसा सिनेरियो है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को कौन हटाती है? प्रकाश संश्लेषण हटाती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण, पौधे प्रकाश संश्लेषण में ही कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके खाना बनाती है अपना, और ऑक्सीजन को छोड़ती है। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है, साइंस के सब बहुत ही ईजी प्रश्न है। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, कि किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? यह प्रश्न आप लोगों को पता होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने, ये बात भी होना चाहिए। तो इन्होंने 19 गोल्ड मेडल जीते हैं। टोटल यदि इनकी मेडल्स की बात करें तो 23 मेडल जीते हैं, जिसमें से 19 गोल्ड मेडल्स हैं। ये माइकल फेल्प्स कहाँ के हैं? तो माइकल फेल्प्स यूएसए के हैं। हो रही है ओलंपिक की बात, तो आपको पता हो इसी साल होनी थी ग्रीष्म ओलंपिक 2020 में होनी थी, लेकिन अब बढ़ के इसका डेट 2021 में हो गया है। तो नेक्स्ट समर ओलंपिक जब भी होगा कहाँ होगा? आपको पता होगा, टोक्यो में होगा। टोक्यो जापान की राजधानी है। नेक्स्ट समर ओलंपिक वहीं होने हैं। अगले कुछ जो महत्वपूर्ण है स्पोर्ट्स इवेंट, उसका वीडियो बनाया गया है, आप लोग जाकर चेक कीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। कब इवेंट्स, कौन से स्पोर्ट्स इवेंट्स कहाँ होने हैं, कब होने हैं, ये सभी बताया गया है। कोरोना के बाद कब कैसे शेड्यूल्ड है। ठीक है, नीचे दी मैं लिंक डाल दिया करूँगा। मैं ऐसे भी सभी वीडियोज की लिंक डाल देता हूँ जितना मैं बताता हूँ, लेकिन मुझे पता है आप लोग डिस्क्रिप्शन बहुत कम चेक करते हैं, इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा, देखता हूँ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे। बायोलॉजी से देखिए प्रश्न आ गया, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? बायोलॉजी से देखिए प्रश्न, एक प्रश्न रोग बीमारी से पूछता ही है, कौन बीमारी किससे हो रहा है, चाहे उसका रोकथाम कैसे करना है। ठीक है, ये पूछता है। तो डीपीटी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, नहीं पता है मैं बताता हूँ। डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस और टी से टिटनस, ये हुआ डीपीटी का फुल फॉर्म। तो डीपीटी 3 रोग का हो गया वैक्सीन, डिप्थीरिया, पर्टुसिस काली खांसी और टिटनस।
ये सब बैक्टीरिया जनित रोग हैं, ठीक है, विषाणु से होते हैं। तो पी पर्टुसिस होता है, ध्यान रखिएगा। डीपीटी डिप्थीरिया, इस बार पी पूछा है, किसी बार डी पूछेगा, किसी बार टी पूछेगा। तो पर्टुसिस मतलब क्या होता है, आपको पता है कि पर्टुसिस मतलब होता है काली खांसी, काली खांसी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 रोगों का निदान एक ही वैक्सीन से, तो इस बार पी पूछा है, हो सकता है आपके में टी पूछ दे या किसी में डी पूछ दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे। अगला प्रश्न है ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, यदि आप लोगों ने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। स्टूडेंट्स फ्रेंड्स की आप लोगों ने मैथ बनाई होगी 9th में, ठीक है, 9th 10th में स्टूडेंट्स फ्रेंड्स की मैथ आप लोगों ने बनाई होगी, तो उसमें साफ साफ लिखा था, या आप लोग एनसीईआरटी की ही बुक बनाए होंगे, उसमें साफ साफ लिखा था, यदि ज्यामिति चैप्टर पढ़े होंगे तो यूक्लिड्स ज्यामिति मतलब यूक्लिड की ज्यामिति। तो ज्यामिति का जनक किसे कहा गया है, यूक्लिड का। और इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कशन करने लायक है नहीं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे। अगला प्रश्न है कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था। देखिए ऐसे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आप लोगों को ये पता होगा कि कामरूप जो शहर है वो कहाँ है, असम में स्थित है। तो कामरूप का प्राचीन साम्राज्य भी कहाँ रहेगा, असम में स्थित रहेगा। हेनसांग आया था भारत में, आप लोगों को पता होगा। ये अपने बुक में कामोलूपा, कामरूप को कामोलूपा बोला था। ये प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ऐसे भी नॉर्थ ईस्ट हमेशा हाईलाइटेड रहता है, मैं नॉर्थ ईस्ट पर ऐसे भी ज़्यादा ध्यान देता हूँ, उससे प्रश्न पूछते भी हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि कामरूप को ह्वेनसांग ने अपने किताब में किस नाम से वर्णन किया है। तो ये कामोलूपा नाम से वर्णन किया है। और कामरूप की राजधानी की बात करें प्राचीन में तो प्रागज्योतिष थी, और यहाँ के जो शासक होते थे अपने आप को प्रागज्योतिष नरेश कहते थे, ठीक है। और ज़्यादा कुछ इसमें जानना नहीं है, बस कामरूप का प्राचीन साम्राज्य कहाँ था, तो असम राज्य में था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। अगला प्रश्न है स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। सबसे पहले आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो एटलस ले लीजिए। स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस लीजिए, हिंदी लीजिए चाहे अंग्रेजी लीजिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अंग्रेजी लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एटलस से यदि आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो एटलस में ही ये दिया हुआ है, आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा, आपको लोकेशन भी याद रहेगा कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। ये यदि अफ्रीका का मैप है, ये एशिया वाला एक कंट्री आ रहा है यहाँ पर, यमन। तो ये ऊपर में कौन है, भूमध्य सागर है, तो ये बीच में जो है लाल सागर है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लाल सागर। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। यदि स्वेज नहर की बात करें तो ये अफ्रीका कंटिनेंट में आपको मिल जाएगा। ओके, और ज़्यादा कुछ इसमें जानना नहीं है, बस स्वेज नहर और लाल सागर को जोड़ती, स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे। बहुत फनी ऑप्शन इसका दिया है, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है। तो आपको पता होगा, ऑप्शन पढ़िएगा तुरंत मार दीजिएगा। टिड्डियों के हमले, क्या बकवास ऑप्शन दिया है। तूफान, इससे कभी भूकंप आ ही नहीं सकता। चंद्रग्रहण, अब इससे क्यों भूकंप आने लगा। तो बस एक ही ऑप्शन बचा, ज्वालामुखी विस्फोट। तो ज्वालामुखी विस्फोट भूकंप का कारण बनती है। जिस जगह पृथ्वी का सतह कमजोर हुआ उस जगह को फाड़ कर वहाँ से धुआं निकलने लगता है, राख निकलने लगता है, लावा निकलने लगता है, तो उससे बहुत बड़ा कंपन होता है जो भूकंप का कारण बनती है। बाकी आप लोगों को पता होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यदि इस पर वीडियो लाना है कमेंट कीजिएगा, मैं ले आऊँगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राचीनतम संस्कृत शब्दकोश कौन सा है। ये लीजिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा जानिए। प्राचीनतम संस्कृत शब्दकोश मतलब संस्कृत का डिक्शनरी सबसे पुराना, तो ये अमरकोश है। नाम है अमरकोश, तो लिखा किसने है, अमर सिंह ने। अमरकोश रिटन बाई अमर सिंह। अब अमर सिंह कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा जानिए, यह हिस्ट्री के आदमी है। तो अमर सिंह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त काल आपको जाना है। जो विक्रमादित्य टाइटल लगाते थे चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य, वो नवरत्न रखते थे, उसमें से एक थे अमर सिंह। बहुत ही बेहतरीन राइटर थे अमरकोश। ऐसे भी आपको पता होगा कि जो गुप्त काल था, गुप्त काल को भारतीय साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा गया है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया है। जितनी उन्नति जितनी प्रोन्नति उस काल में हुई वो शायद अभी तक नहीं हुई है। उस काल में
चारों ओर चहुमुखी वृद्धि हुआ है। तो यह एक प्राचीनतम संस्कृत शब्दकोश है, मतलब संस्कृत डिक्शनरी सबसे पुराना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है पॉलिटी का। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? प्रधानमंत्री। ये क्यों दिलाएगा भाई? लोकसभा के अध्यक्ष, इन्हें भी क्या जरूरत है दिलाने की? मुख्य चुनाव आयुक्त, हल्का सा इस पर आप लोग डाउट कर सकते हैं, लेकिन ये भी इतना इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। तो बच्चे, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। ओके, भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। ये जो है 47वें नंबर के हैं। और सबसे पहले यदि मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो वो कौन थे? तो एच.जे. कानिया। ठीक है, एच.जे. कानिया थे सबसे पहले। और राष्ट्रपति में हम थोड़ा सा बात कर ले तो राष्ट्रपति जो अभी प्रणब मुखर्जी हैं हमारे राष्ट्रपति, ये किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इतनी सारी बातें हो गई, ये पूछेगा नहीं। थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का ये पॉलिटी से संबंधित कि आर्टिकल क्या है। ओके, तो हम लोग जानते हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। यहाँ बात शपथ की चल रही है तो शपथ की बात सबसे पहले जानते हैं कि शपथ को किस आर्टिकल में दिया गया है। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे उस समय, तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वे राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। राष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो ये अनुच्छेद 52 में दिया गया है। अनुच्छेद 52 में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का राज प्रमुख होगा। ये बातें हो गई। अनुच्छेद 52 आपके लिए महत्वपूर्ण है। और एक इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग जो अनुच्छेद 61 है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और एक बात ये भी ध्यान रखिए कि यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा तो ये उपराष्ट्रपति को, दो व्यक्ति हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे और लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे। ये दोनों आपको याद रखना है। बहुत सारी बातें हो गई, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? सभी को पता होगा, बुर्ज खलीफा। ऊंचाई इसकी कितनी है आप लोगों को पता होगा? नहीं पता है तो जानिए, 829.8 मतलब 830 मीटर के करीब इसकी ऊंचाई है। और फीट में यदि हम बात कर ले तो 2722 फीट ऊंची इमारत है। इसीलिए तो इसे दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई इमारत का दिया गया है, खिताब दिया गया है। ठीक है, और इससे संबंधित आपको ये भी पता होगा कि ये बुर्ज खलीफा कहाँ स्थित है? तो दुबई में है। और दुबई क्या है? दुबई यूएई की राजधानी है। इसमें बहुत सारी मंजिलें हैं, आपको पता होगा, बहुत मंजिलें हैं। इसका जो लिफ्ट है दुनिया का सबसे स्पीड चलने वाला लिफ्ट है। जब सबसे ऊंचा बिल्डिंग ही है तो सब चीज़ सबसे बेहतरीन इसमें होना ही है। इसे 2009 से मतलब बनाया गया है। 2009 में ये रेडी हो गया एकदम बनकर। 2009 से सबसे ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है विश्व की। ओके, और ज़्यादा कुछ इससे जानना नहीं है, इससे और कोई फ़ायदा नहीं है। जब सबसे बेहतरीन है तो सबसे बेहतरीन ही होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3, ये हो गई सोडियम बाइकार्बोनेट। और बेकिंग सोडा का बहुत सारे यूज है। कॉस्मेटिक में भी बेकिंग सोडा का यूज है, मेडिकल रूप से भी बेकिंग सोडा का यूज है। दांत पीले हैं, बेकिंग सोडा का यूज कीजिए, दांत साफ हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा यूज नहीं कीजिएगा, वो भी खतरनाक है। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे। लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? तो आपको पता होगा लास्ट सपर एक चित्र है, इसको लियोनार्डो दा विंसी ने चित्रित किया था। ये चित्र कहाँ है, क्यों फेमस है, इसको थोड़ा सा जान जाइए कि ये जो चित्र है लास्ट सपर, ये इटली के मिलान शहर में है। इटली के मिलान शहर में एक चर्च है जिसका नाम है सांता मारिया डेले ग्राजी, ऐसा कर नाम है। इसी में चित्रित किया हुआ है, जिसके चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी है। ठीक है, बेसिकली इस चित्र में क्या है? तो इस चित्र में है यीशु मसीह और 12 शिष्यों के बीच के अंतिम घटना, जो लास्ट में जो घटना हुआ था यीशु मसीह और उनके 12 शिष्यों के बीच की, वही इस फोटो में दिया हुआ है, इस चित्र में दिया हुआ है। और यह 1495 से 1498 के बीच इस चित्र को बनाया गया था। चित्र का नाम है लास्ट सपर, चित्रकार है लियोनार्डो दा विंसी, इटली के
सांता मैरिया डेले ग्राजी चर्च में है। यह चर्च महत्वपूर्ण है कि किस चर्च में बनाया गया है, तो इटली के सांता मैरिया डेले ग्राजी। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। प्रश्न है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम जीते हैं? किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम जीते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता होगा, हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंट है। रोजर फेडरर और राफेल नडाल, ये दोनों में टक्कर चलते रहता है। इस प्रश्न का उत्तर है रोजर फेडरर। 2020 में भी इस प्रश्न का उत्तर रोजर फेडरर ही है। 2020 में अब तक जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ 20 जीते हैं रोजर फेडरर साहब, और राफेल नडाल बस उनसे एक पीछे हैं, 19 जीते हैं। फेडरर साहब स्विट्जरलैंड के हैं और राफेल नडाल साहब स्पेन के हैं। बस इतनी बातें तो आपको याद रखनी है। और जोकोविच फिलहाल आपको पता होगा यूएस ओपन में एक रेफरी के गले पर शॉट लग गया था इनसे गलती से, तो ये बाहर हो गए। इतनी बातें हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रदूषण में सूचकांक के एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एसपीएम का पूर्ण रूप है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। एसपीएम अर्थात सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। थोड़ा सा जानिए कि एसपीएम होता क्या है, मतलब सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो है ये होता क्या है। तो जो हवा में ठोस या तरल पदार्थ जो निकलते हैं, उद्योगों से जो ठोस या तरल पदार्थ निकलते हैं और वो हवा में फैल जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं पार्टिकुलेट, मतलब छोटे छोटे कण। और यही हो गया एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये जितना ज़्यादा रहेगा हवा हमारे लिए उतनी ही खतरनाक रहेगी। यही है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ओके, बस इतनी बातें थी इसके बारे में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सभी को पता होगा, अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के माध्यम से सूरज की जो रोशनी है ये अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश, आप लोगों ने प्रिज्म का नाम सुना होगा। प्रिज्म से जब प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो ये क्या होती है? ये अपवर्तन ही होती है। प्रकाश के अपवर्तन का वीडियो भी हमारे पास है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। आप लोग जाके उसे चेक कीजिए, देखिए, बहुत ही मजा आएगा आपको, क्योंकि बहुत ही आसानी से आपके शब्दों में उसे समझाया गया है। सूर्य के प्रकाश के अवयवी रंग कौन कौन से, ये तो आपको अवश्य पता होगा। मैं इसे एक बार बोल देता हूँ, बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, भिबज्योर। ऐसे याद रखिए, भिबज्योर। ये हो गई सूर्य के प्रकाश के 7 अपघटक। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए और इसमें कुछ ज़्यादा जानना नहीं है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपवर्तन। सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में अपवर्तन के माध्यम से विभाजित होता है। इंद्रधनुष आप लोगों ने बनते देखा होगा, वो जो वर्षा की बूंदे होती है उससे सूरज की रोशनी जब पार होती है तो वो प्रिज्म का काम करके 7 रंगों में डिवाइड कर देती है, तब आपको इंद्रधनुष देखने को मिलता है। ठीक है, बस इतनी बातें हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? इस प्रश्न का उत्तर है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा, जिन्होंने सुना होगा वो जानते भी होंगे कि सिगमंड फ्रायड जो थे ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रिया के एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इनका एक बुक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है आपका। वो बुक का नाम याद रखिएगा आप लोग, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम इनका एक बहुत ही प्रमुख किताब है जो आपके आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और एक बात बस याद रखिएगा कि ये जो सिगमंड फ्रायड थे ये कहाँ के थे? तो ये ऑस्ट्रिया के बहुत ही प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। ओके, अंतिम प्रश्न आज के सेट का कि इनमें से किसको फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है? जाइए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में देकर आइए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है। इस प्रश्न का उत्तर मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि हमें पता चले कि किस किस ने ये वीडियो अंत तक देखी है। और भाई प्लीज़ आपके लिए ये वीडियो है, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम लोग मोटिवेट होकर और वीडियो बना सके। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने यार दोस्तों तक फैलाइए जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और वो प्रीवियस ईयर सेट्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मॉक लगाए जा रहे हैं। नहीं, प्रीवियस ईयर सेट भी जरूरी है भाई, आपको परीक्षा का पैटर्न तो पता चलना चाहिए ना। ठीक है, हम लोग अगले सेट में आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, घर पर रखिएगा, ख्याल रखिएगा। इसका क्यूज देने कल 12 बजे जरूर आइएगा। ठीक है, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।